प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो बचपन में ही माँ बन गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी नानी के गांव में एक जुबैदा नाम की औरत रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी का नाम हनीफा था। जुबैदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी हनीफा 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफ़ात के बाद वो अपने मायके चली गई और जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने जुबैदा से बात की कि बेटी, अब हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर वापस आ गई। जुबैदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिनों तक खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शौहर अकरम खुशदिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत ही प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को 1 साल हो गया था तो जुबैदा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो अब जुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और उसका बेटा ज़रा सा भी अगर रोता तो वो जुबैदा को डांटता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ लगा रहता। निशा या हनीफा जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो जुबैदा निशा को कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो तो अपना काम खुद ही किया करो, साथ में हनीफा को भी देख लिया करो। निशा तकरीबन ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी। वो हनीफा को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल थी और वो जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। निशा अब स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। इस बार निशा का अब्बू अकरम चाहता था कि निशा 8वीं के पेपर दे और मैं इसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से निशा की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 ही महीने की तो बात है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये वहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, हाँ ठीक ही तो है, 1 ही महीने की तो बात है। अकरम निशा को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब वकास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते तो निशा उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुमने घर ही आ जाना है। निशा को वकास के घर में रहने का ये फ़ायदा था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि निशा को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी। तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास, ये सवाल मुझे समझा दें। तब वकास बोला, अच्छा ठीक है। निशा वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निशा वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा।
निशा एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर निशा ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोले मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। निशा जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो अम्मी से खुलकर बात ना कर पाती, क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा, जाएं निशा को ले आएं, वो उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची ही है ना। अकरम बोला, अच्छा आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निशा का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि निशा को घर लेकर जाना है कि अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। अब अकरम के मुलाजिम तो घर जा चुके थे, वहाँ बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने 2 मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता ही न चल सका। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और निशा अकेले थे। वकास निशा के कमरे में गया और कहने लगा, निशा आज तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना था? और निशा ने अपनी आंखें नीचे ही रखी। जब वकास निशा के करीब जाकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने ही लगी थी, तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और निशा को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक़ पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है, या सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अम्मी से गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो मुझे वो 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसको बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फ़ौरन अपने भतीजे वकास को फ़ोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं। अरे मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सलाह दिया है। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा के आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने वकास की ये बातें सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती, मेरा भतीजा तो ये कह रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा को कहने लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना था तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया उसने लफ्ज़ बा लफ्ज़ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। निशा की जिसामत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने निशा की हालत ख़राब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहाँ जाकर निशा और उसकी माँ को पता लगा कि निशा माँ बनने वाली है। तो निशा की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा, क्या ये बच्चा हम ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। जुबैदा बहुत डर गई। घर आकर अकरम को सब कुछ बता दिया तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूँगा। पहले ही मैंने जब उन्हें फ़ोन किया था उसने मेरी कम बेइज्जती न की थी। साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़के इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबैदा और निशा रोने लगीं। जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तुम मुझे ही बुरा समझेंगे ना
कहेंगे सौतेला बाप था ना, दिखा दी सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सब के लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए, और इसमें निशा की भी भलाई है। फिर अकरम निशा को अपनी खाला के घर ले आया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं, ले जाओ यहां से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसके बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख रहे हो तो फिर तुम अपने आराम और सुकून से रहोगे? ना भैया अकरम, ना, तुम इसे यहां से ले जाओ। तो अकरम निशा को घर वापस ले आया और जुबैदा को बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम को कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठे हैं, क्या लेंगे? तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल चाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर चली जाती है। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। उससे अगले दिन जुबैदा ने वकास को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये निशा अब तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है कि नहीं, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ भी ना पता था। पहले तो वकास माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या कर लोगी? अरे मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी जो होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ बता दो, बोलो सबको, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, यानी जिना किया है। ये कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है। जुबैदा को वकास की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अकरम को जब ये पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने मिलने जाता है। जब वो जुबैदा से मिलता है तो उसे कहता है कि जुबैदा, तुमने ये सब क्या कर दिया है? तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई। तो वो बोला, तुम मुझे बता देती, मैं खुद उसे देख लेता। तो जुबैदा बोली, आपको बताया तो था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे तो अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वो जुबैदा और उसकी बेटी निशा की हकीकत को जानती थी। निशा की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने निशा की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और निशा आज उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। क्या निशा की माँ जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।